तो बात है मई 2025 की, जब ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब मिसाइलें शांत हो गई। ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जो खामोशी से पर्दे के पीछे लड़ा गया। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया के जियोपॉलिटिकल नक्शे को ही बदल कर रख दिया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जो सैन्य कार्रवाई हुई उसके बाद पूरी दुनिया में कूटनीति का जो रुख बदला, क्या वो सब महज एक इत्तेफाक था या फिर ये किसी बहुत बड़ी सोची समझी जियोपॉलिटिकल रणनीति का हिस्सा था जहां हर एक कदम पहले से तय था। चलिए इसी अदृश्य युद्ध की जड़ तक चलते हैं, क्योंकि असली लड़ाई मिसाइलों से नहीं बल्कि कूटनीति, अर्थशास्त्र और तकनीक से लड़ी गई। एक ऐसी लड़ाई जिसने दुनिया के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल दिया। और कमाल की बात यह थी कि ये बदलाव दुनिया भर में एक साथ हो रहे थे। अचानक से पश्चिमी मीडिया की आलोचना का सुर धीमा हो गया। खाड़ी देशों और साउथ ईस्ट एशिया में जो भारत को लेकर एक खास तरह की बयानबाजी होती थी वो भी कम हो गई। यहां तक कि ह्यूमन राइट्स पर जो बहसें होती थीं वो भी उतनी तीखी नहीं रहीं। तो सवाल वही है, क्या ये सब बस इत्तेफाक था? नहीं, ये कोई संयोग नहीं था। इन सारे बदलावों के पीछे एक बहुत ही साफ, एक 3 आयामी रणनीतिक ढांचा काम कर रहा था। एक ऐसी रणनीति जो सैन्य ताकत से कहीं आगे जाकर भारत के हितों को सुरक्षित कर रही थी। तो ये रणनीति 3 पिलर्स पर खड़ी थी। पहला था मिलिट्री संकल्प, जिसने भारत का सिक्योरिटी को लेकर जो रुख था वो एकदम साफ कर दिया। दूसरा इकोनॉमिक लेवरेज, मतलब व्यापार को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। और तीसरा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, जिसने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए गहरे और स्थायी रिश्ते बनाए। देखे, ये जो सैन्य कार्रवाई थी ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक तरह का लिटमस टेस्ट था। ये देखने का तरीका था कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, कौन न्यूट्रल रहता है और कौन उससे दूरी बना लेता है। इसने पूरी दुनिया के सामने भारत के सुरक्षा संकल्प को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं दूसरे पिलर पे। यह था अपनी आर्थिक शक्ति का बहुत ही स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल। सीधी सी बात है, पश्चिमी देशों को प्रभावित करने का सबसे असरदार तरीका उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट से होकर गुजरता है। तो ट्रेड और मार्केट एक्सेस को पॉलिटिकल रिश्तों को एक नई शक्ल देने के लिए एक मजबूत टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और तीसरा पिलर, शायद सबसे दूर तक असर डालने वाला, वो था टेक्नोलॉजी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई जैसे सॉल्यूशंस देकर भारत ने ऐसे रिश्ते बनाए जो सिर्फ राजनीतिक नहीं थे बल्कि स्ट्रक्चरल थे, मतलब जो गहरी निर्भरता पर टिके हुए थे। चलिए इसकी पहली केस स्टडी देखते हैं। ये ब्रिटेन और अमेरिका पर फोकस करती है, जहां आर्थिक हितों का इस्तेमाल करके रिश्तों को दोबारा परिभाषित किया गया। ये इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे ट्रेड ने प्रोपेगेंडा पर जीत हासिल की। सोचिए, जब एक तरफ पॉलिटिकल बयानबाजी हो और दूसरी तरफ अरबों डॉलर का ट्रेड, तो अक्सर जीत ट्रेड की ही होती है। ये किसी पर बैन लगाने या बहिष्कार करने के बारे में नहीं था, ये बस अपने हितों का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग था। इसके ठोस उदाहरण हमें ब्रिटेन और अमेरिका में साफ दिखते हैं। ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना ने ही वहां का राजनीतिक माहौल नरम कर दिया। ठीक वैसे ही अमेरिका के साथ डिफेंस और सप्लाई चेन में गहरी पार्टनरशिप ने आलोचना करने वाली आवाजों को काफी हद तक शांत कर दिया। अच्छा, अब पश्चिम से जरा पूरब की ओर चलते हैं, देखते हैं कि खाड़ी और साउथ ईस्ट एशिया में नए गठबंधन बनाने के लिए आर्थिक और तकनीकी रणनीतियों का एक अलग मिक्स कैसे इस्तेमाल किया गया। खाड़ी देशों के साथ अब रिश्ते सिर्फ तेल खरीदने बेचने तक सीमित नहीं थे। लंबी अवधि की एलएनजी डील्स, पेमेंट सिस्टम्स को आपस में जोड़ना और डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सब ने मिलकर इन रिश्तों को एक गहरे स्ट्रेटेजिक गठबंधन में बदल दिया। मलेशिया का मामला तो और भी दिलचस्प है। वहां सरकार बदली, आर्थिक चुनौतियां थीं और इसी बीच भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई जैसे सॉल्यूशंस पेश किए। अब देखिए, जब कोई देश आपकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाता है तो रिश्ता सिर्फ राजनीतिक नहीं रह जाता, वो स्ट्रक्चरल बन जाता है। यही तो है इंटीग्रेशन की असली ताकत। और ये एक शक्तिशाली बयान भारत की नई विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि हर ट्रेड और स्ट्रैटेजिक डील में एक साफ संदेश था कि आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मतलब अब एक नया सिद्धांत सामने आ चुका था। आर्थिक साझेदारी को सीधे सीधे सुरक्षा के साथ जोड़ दिया गया था।
संदेश बिल्कुल साफ था। अगर आपको भारत के विशाल बाजार और उसकी तकनीक का फायदा उठाना है, तो आपको सुरक्षा के मुद्दों पर भी एक साफ और मजबूत स्टैंड लेना होगा। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक नई क्षेत्रीय शक्ति की संरचना उभरकर सामने आती है। एक ऐसी संरचना जिसे बहुत ही खामोशी से, बिना शोर शराबे के हासिल किया गया। दुनिया भर में ट्रेड और डेटा के रास्ते अब भारत पर आकर केंद्रित हो रहे थे, जिससे वो ग्लोबल इंटीग्रेशन का एक हब बन गया। और ठीक उसी समय उसका पड़ोसी देश अपनी ही अंदरूनी चुनौतियों में उलझकर और अकेला होता चला गया। और इसी के साथ पूरी कहानी का नैरेटिव ही बदल गया। अब चर्चा क्षेत्रीय संघर्ष की नहीं, बल्कि एक नई ग्लोबल स्ट्रैटेजी के उभरने की हो रही थी। फोकस पाकिस्तान की चुनौतियों से हटकर भारत की स्ट्रैटेजिक कामयाबी पर आ गया था। आखिर में इतिहास हमें यही सिखाता है कि सबसे ताकतवर युद्ध अक्सर वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते। ऑपरेशन सिंदूर का सैन्य चरण तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली जीत तो उसके कूटनीतिक चरण ने दिलाई, जिसने भारत के लंबे समय के हितों को सुरक्षित किया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सिर्फ एक टैक्टिकल जीत थी, या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक स्थायी बदलाव की शुरुआत? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।